तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 3 सितंबर 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला गया। इसरो बोला रोवर ने अपना काम पूरा किया, अब 22 सितंबर को इसके दोबारा जगने की है उम्मीद। जी हाँ, इसरो यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को बताया कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क करने के बाद स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। फिलहाल इस समय बैटरी भी पूरी तरह से चार्ज है। साथ ही बताया गया रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सोलर पैनलों पे पड़ेगा। इसके रिसीवर को भी चालू रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू कर देगा। वैसे आपको बता दें चंद्रयान 3 का मिशन केवल 14 ही दिन का था और वो काम पूरा हो गया है। हमें चंद्रयान 3 के जरिए काफी सारी ऐसी जानकारियां मिली है चांद के साउथ पोल के बारे में जो अभी तक पता नहीं थी। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें चंद्रयान 3 का मिशन केवल 14 दिन का इसलिए रखा गया था क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात रहती है और 14 दिन तक उजाला रहता है। अब रात होने से तो ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन जब रात हो जाती है तो चंद्रमा पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। ये ठंडी इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट इसे सह नहीं पाएंगे और जो भी सिस्टम भेजा गया है, जो भी रोवर है, लैंडर है या दूसरी मशीनें हैं, तो वो खराब हो जाएगा। तो इसी की वजह से चंद्रयान 3 का मिशन केवल 14 दिन का था और ये कामयाब रहा है। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब 14 दिन के बाद जब चांद पे दोबारा सूरज निकलेगा और ठंडी कम हो जाएगी तो एक बार फिर से रोवर को चेक किया जाएगा। अगर वो काम करने लगेगा तो ये अध्ययन का काम, चांद की जानकारी लाने का काम जारी रहेगा। देखिए अगली खबर, इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। अभी 16 दिन पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, फिर 110 दिन में 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, जो ऐसी जगह पर है जहां पे सूर्य ग्रहण का असर नहीं होता है। जी हां, चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिण ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर कामयाब लैंडिंग के 10 दिन के बाद इसरो ने बीते शनिवार को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 सूरज की स्टडी करेगा, सूरज के बारे में हमें कई सारी ऐसी जानकारियां देगा जो कि अभी तक पता नहीं है। आपको बता दें इसे बीते रोज शनिवार को 11:50 पे लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। आपको बता दें सूर्य मिशन आदित्य L1 120 दिन में यानी कि 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर का सफर करेगा और L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। इस पॉइंट पर जाने के बाद वो रुक जाएगा और वहीं से सूरज का अध्ययन करेगा, उसकी स्टडी करेगा, उसके बारे में हमें बताएगा। फिलहाल ताजा जानकारी यह है कि बीते शनिवार को ये जो मिशन लॉन्च किया गया है तो लॉन्चिंग बिल्कुल सही सलामत रही है। अब आने वाले दिनों में इसरो इस मिशन का भी अपडेट देता रहेगा, जैसे कि चंद्रयान 3 के बारे में देता आया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अपने देश ने एक और कामयाबी हासिल कर ली है। तो देश की इस कामयाबी के लिए इस वीडियो को 1 लाइक तो करना बनता है, साथ ही में इस कामयाबी को शेयर करना ना भूलें। देखिए अगली खबर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने 260 ट्रेनों को किया रद्द। G20 शिखर सम्मेलन के कारण लिया गया है ये फैसला। जी हां, दिल्ली में होने वाले जी शिखर सम्मेलन के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के बाद अब रेलवे ने भी 207 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। वहीं एक और जानकारी के मुताबिक 27 रेलगाड़ियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रोकने के बजाय बादली स्टेशन पर रोका जाएगा। दोस्तों आपको बता दें G20 सम्मेलन का मुख्य आयोजन 9 सितंबर को होना है। जालंधर रूट की अमृतसर नई दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12459 और 60 नई दिल्ली जालंधर सिटी, इसके अलावा भी कई और गाड़ियां हैं जिनको रद्द किया गया है। अब कौन कौन सी गाड़ियां रद्द की गई हैं, उनकी जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। एक एक करके सभी गाड़ियों के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बाकी जैसा कि हमने आपको बता दिया है, रद्द करने के अलावा भी 27 ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो कि वैसे तो आमतौर पर रुकती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, लेकिन इनको बादली रेलवे स्टेशन पर रोक दिया जाएगा। और ये सारा फैसला लिया गया है केवल G20 शिखर सम्मेलन की वजह से, जिस सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के कई बड़े बड़े नेता आएंगे, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, इसके अलावा भी कई और हस्तियां। देखिए अगली खबर, तमिलनाडु सीएम के बेटे ने सनातन धर्म को बीमारी बताया, कहा इसे पूरी तरह से खत्म होना जरूरी है, ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। जी हां, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी से की है। मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि ने कहा मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता है बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। तो सनातन धर्म भी ऐसा ही है, इसका केवल विरोध नहीं करना है बल्कि इसका खात्मा होना चाहिए। साथ ही में उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसे खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने आगे कहा, सनातन क्या है? सनातन शब्द संस्कृत से आता है और ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ होता है स्थायी, यानी कि ऐसी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता है, जिस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता है। जाहिर बात है मुख्यमंत्री के बेटे द्वारा हिंदू यानी कि सनातन धर्म के बारे में ऐसा बयान आने के बाद उन्हें कई तरह की बातें कही गई, यहाँ तक कि उन्हें कानूनी कदम उठाने की भी धमकी दी गई है। हालांकि बाद में इस पर भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं किसी भी कानूनी चुनौती के लिए तैयार हूँ, हम ऐसी भगवा धमकियों से डरने वाले नहीं है, हम पेरियार और अन्ना के फॉलोअर हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं आज और कल हमेशा यही कहूंगा कि द्रविड़ भूमिका से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प बिल्कुल भी कम नहीं होगा। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने जो बयान दिया है तो उस पर आपका क्या कहना है, हिंदू होने के नाते या किसी और धर्म का होने के नाते। आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। देखिए अगली खबर, ऋषिकेश में एक मजार तोड़ी गई, देवभूमि रक्षा अभियान संस्था पे है रोक। इस पर जवाब में कहा गया है कि देवभूमि है, मजार भूमि नहीं। जी हाँ, उत्तराखंड के ऋषिकेश में 2 मजारों को तोड़ने का मामला
सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मजार तोड़ने वाले दो लोग हिंदू संगठन देवभूमि रक्षा अभियान से बताए गए हैं। मजार तोड़ने के बाद इन लोगों ने कहा कि देवभूमि है न कि मजार भूमि। दोनों युवकों का मजारों को तोड़ते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। साथ ही में आपको बता दें, देवभूमि रक्षा अभियान संस्था के अध्यक्ष ने ऋषिकेश में 20 से 25 और मजारें तोड़ने की धमकी दी है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक व्यक्ति ये भी कह रहा है कि राज्य में ऐसी सभी अवैध मजारों को तोड़ा जाएगा। वीडियो के मुताबिक दो युवक जय श्री राम के नारों के साथ हाथ में हथौड़ा लेकर मजार को तोड़ रहे हैं। मजार के पास एक जेसीबी भी खड़ी है। आपको बता दें, ये वीडियो उत्तराखंड में ऋषिकेश के अमित ग्राम का बताया जा रहा है। वहीं ये भी जानकारी दी गई है कि देवभूमि रक्षा अभियान के अध्यक्ष स्वामी दर्शन भारती ने कहा है कि जिस जमीन पर मजार बनी थी उसके मालिक ने उसे तोड़ने की परमिशन दी थी। ये मजारें पहाड़ों में रहने वाले हिंदुओं की भूमि पर बनाई गई है। दर्शन भारती ने दावा किया है कि पुलिस की मौजूदगी में मजार को गिराया गया है, यानी कि बिल्कुल परमिशन लेकर। और आने वाले दिनों में ये भी धमकी दी गई है कि और मजारों को तोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे रवैये पर आपका क्या कहना है? आप इस पर भी अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। देखिए अगली खबर, बैंक कर्मचारी ने ग्राहक को मारी बोतल। आइए बताएं अधिक जानकारी। अगर आप भी बैंक जाते हैं तो क्या है आपके अधिकार, ये आपके लिए जानना है जरूरी, ताकि आपके साथ भी ऐसी बदतमीजी ना हो, यानी कि दुर्व्यवहार। जी हाँ, बिहार के छपरा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चैनपुर ब्रांच में एक कस्टमर के साथ मारपीट की गई। इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसकी झलक आप भी देख सकते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि बैंक का कर्मचारी कस्टमर मंतोष राम को पानी की बोतल फेंक कर मार रहा है। दरअसल बात यह है कि मंतोष बैंक कर्मचारी से अपनी पासबुक मांग रहा था। इस बात पे कर्मचारी को इतना गुस्सा आया कि उसने बोतल फेंक कर मार दी। अब दोस्तों, ये तो केवल एक मामला है, लेकिन आए दिन ऐसे कई मामले आते रहते हैं जिनमें बैंक कर्मचारी और खास करके सरकारी बैंक के कर्मचारी इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको अपने 6 अधिकार जान लेने चाहिए कि जब आप बैंक जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो आपको वहाँ पर 6 अधिकार मिलते हैं। अगर इन अधिकारों को देने में कोई बैंक ब्रांच या बैंक का कर्मचारी आनाकानी करता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। पहला जो अधिकार आपको दिया गया है उसमें बताया गया है कि ग्राहक से मारपीट और अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं बैंक कर्मचारी। वहीं जो आपको दूसरा हक मिलता है वो है जाति, लिंग, उम्र, धर्म, इन सभी चीज के आधार पर बैंक कर्मचारी भेदभाव नहीं कर सकता है। चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जाति का हो, जो जैसे आया है उसको उसी नंबर के हिसाब से सर्विस देनी पड़ेगी। वहीं आपका तीसरा अधिकार है कि डरा धमकाकर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर बैंक कर्मचारी आपसे साइन नहीं करवा सकते। वहीं आपको चौथा अधिकार मिलता है कि जबरदस्ती या बेवकूफ बनाकर आप लोगों से किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करवाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है आपको बेवकूफ बनाकर, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। यानी कि पहले तो आपको किसी स्कीम के बारे में इतना ज्यादा फायदा बता दिया कि वो आपको अच्छी लगी और आपने वो स्कीम ले ली, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो फायदे बताए गए थे वो फायदे तो है ही नहीं, तो आप ऐसे में उसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपको बेवकूफ बनाया है। ऐसे ही आपको पांचवा अधिकार मिलता है कि ग्राहक को उसके खाते की जानकारी देने से कोई बैंक कर्मचारी मना नहीं कर सकता। वहीं आपको जो छठा अधिकार मिलता है वो है ग्राहक की पर्सनल जानकारी बैंक कर्मचारी दूसरे किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता। इसके लिए पहले बैंक कर्मचारी को परमिशन लेनी होगी, अगरचे ग्राहक की जानकारी जानने की जरूरत है तो। वहीं एक और जानकारी ये दी गई है कि बैंक में लंच हो जाने पर बहुत सारे ग्राहकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, खास करके सरकारी बैंकों में। तो आपको बता दें, सबसे पहली बात यह है कि बैंक कर्मचारी यानी कि सारे बैंक कर्मचारी एक साथ लंच पे नहीं जा सकते हैं। आरबीआई ने आरटीआई के जवाब में बताया था कि बैंक के अधिकारी एक साथ लंच पे नहीं जा सकते, वो एक एक करके लंच ब्रेक करने जाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो 1 या 2 कर्मचारी जाएंगे और वो लंच करके आ जाएंगे, फिर दूसरे कर्मचारी जाएंगे। इस दौरान नॉर्मल ट्रांजैक्शन चलते रहने चाहिए। ग्राहकों को घंटे इंतजार करवाना नियम के खिलाफ है। तो अब अगर कोई इन बातों को नहीं मानता है, आपके अधिकार नहीं देता है, तो आप सबसे पहले उस कर्मचारी की शिकायत कर सकते हैं उसके बैंक मैनेजर से। अब बैंक के ब्रांच में गए होंगे तो शायद आपने देखा होगा कि सभी बैंक के ब्रांच में एक पेटिका लगी होती है जो कि शिकायत पेटिका होती है। तो आप अपनी परेशानी को उसमें भी लिखकर डाल सकते हैं। लेकिन अगर उसमें भी डालने पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप सीधे आरबीआई का अपना फोरम है, आरबीआई की अपनी वेबसाइट है cms.rbi.org.in, आप यहाँ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। या आप इसके अलावा सीधे आरबीआई को मेल भेज सकते हैं। मेल आईडी है crpc@rbi.org.in। या इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 14448 पे कॉल कर सकते हैं और बैंक कर्मचारी की या बैंक के अंदर आपके साथ जिसने भी अभद्रता की है, चाहे वो बैंक का मैनेजर ही क्यों ना हो, आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। देखिए अगली खबर, दिल्ली में लगे शिवलिंग जैसे फव्वारे, एलजी बोले कण-कण में है भगवान। हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी बोली शिवलिंग की घर मंदिर में पूजा करते हैं, न कि उसे सड़क पे स्थापित किया जाता है। जी हाँ, दिल्ली में G20 समिट से पहले सड़कों के किनारे शिवलिंग जैसे फव्वारे लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सफाई दी है। एलजी ने बीते शनिवार 2 सितंबर को कहा कि ये फव्वारे सिर्फ सजावट की चीज है, शिवलिंग नहीं है। अगर आपको उसमें भगवान दिखते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देश के कण-कण में भगवान है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एलजी सक्सेना पर हिंदू की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि हम शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाते हैं, घर और मंदिरों में उनकी पूजा करते हैं, न कि सड़क पे उसे स्थापित करते हैं। अब दोस्तों, जो फव्वारे लगाए गए हैं उन्हें आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये बिल्कुल शिवलिंग की तरह है। तो आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जिन शिवलिंग की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, तो क्या ऐसे शिवलिंग को रोड के किनारे या पार्क वगैरह में इस तरह से लगाना आपके हिसाब से सही है या फिर गलत है। जैसे कि दिल्ली को उपराज्यपाल ने कहा कि वैसे तो भगवान कण-कण में है, बल्कि उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि इनका डिजाइन केवल शिवलिंग जैसा है, लेकिन शिवलिंग नहीं है। हालांकि देखने में शिवलिंग ही लग रहे हैं, पर इसके बावजूद भी उन्होंने कहा है कि अगर इसमें किसी को आस्था नजर आती है, भगवान नजर आते हैं, तो वैसे तो कण-कण में भगवान है। तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किसकी बात आपको ज्यादा सही लग रही है, आम आदमी पार्टी की जो ये बोल रही है कि हिंदू लोगों की भावनाएं आहत की गई हैं, या उपराज्यपाल की जो बोल रहे हैं कि
वैसे तो भगवान कण-कण में है। देखिए अगली खबर, किचन के चाकू, कपड़े, सिंक में टॉयलेट से ज्यादा है बैक्टीरिया। सब्जी काटने वाले लकड़ी के बोर्ड से लीवर आते हैं, खराब होने का खतरा, साथ ही में डायरिया और टाइफाइड तक हो सकता है। जी हाँ, किचन को अन्नपूर्णा कहा जाता है। यहाँ पकने वाला खाना घर के हर सदस्य की भूख को मिटाता है। जब से लोग फिटनेस पे ध्यान देने लगे हैं, तब से ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि वो केवल घर का खाना खाएं, जो कि पौष्टिक और सेहतमंद माना जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, किचन जितनी साफ सुथरी समझी जाती है, जितनी हाइजीनिक दिखती है, असल में वो उतनी होती नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किचन से भी इंसान बीमार पड़ सकता है। एक स्टडी के अनुसार 9% बीमारियां किचन में पनप रहे बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, जो आंखों से नजर भी नहीं आते हैं। बताया गया किचन में काम करने के दौरान और खाना बनाने के बाद हर बार लोग किचन की स्लैब और गैस स्टोव को कपड़े वगैरह से साफ करते हैं, टॉवल वगैरह से। तो एक रिसर्च के अनुसार इसी गंदे कपड़े में रातों रात सैल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया पनपने लगता है। कपड़ा धोने के बाद भी ये बैक्टीरिया खत्म नहीं होता है। पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम में इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर संजय गुप्ता के अनुसार अगर ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो इससे डायरिया, पेट में मरोड़ या दर्द, बुखार, उल्टी, सिर दर्द, यहाँ तक कि टाइफाइड भी हो सकता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि अगर किचन पर भी सही से ध्यान ना दिया जाए, आप जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं अगर वो गीला हो गया है, उसे धोते नहीं है, दोबारा उसी को इस्तेमाल करते हैं या कहीं कहीं पे गंदगी रहती है, तो ऐसे में आपके किचन से भी ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं जो कि आपको बीमार कर देंगे। देखिए अगली खबर, मुख्यमंत्री गहलोत को हाईकोर्ट का नोटिस। वकीलों के जजमेंट लिखने वाले बयान पर मांगा गया है जवाब। कहा किस आधार पर आपने दिया ये बयान। जी हाँ, अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा था कि अब तो जुडिशरी यानी कि कोर्ट में भी भ्रष्टाचार आ गया है। साथ ही में उन्होंने ये भी कह दिया था कि कई सारे वकील ऐसे हैं जो पहले ही से बता देते हैं और यहाँ तक कि लिख के बता देते हैं कि कोर्ट क्या फैसला देगा, तो जो वकील लिखते हैं कोर्ट का फैसला वही आता है। जाहिर बात है उनके ऐसा कहने पर काफी सारे वकीलों ने उनका विरोध किया और फिलहाल इस समय ताजा जानकारी यह है कि अब हाईकोर्ट ने उनको नोटिस जारी करते हुए इस पूरे बयान पर उनका जवाब मांगा है और पूछा है कि आपने ये बयान आखिर किस आधार पर दिया है, यानी कि आपके पास क्या सबूत है, क्या एविडेंस है। देखिए अगली खबर, जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल अब 11 सितंबर तक रहेंगे ईडी की कस्टडी में। पीएमएलए कोर्ट का है यह आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी हाल ही में हुई थी गिरफ्तारी। जी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यानी कि पैसे के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गोयल को 11 सितंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा है। अब ईडी आने वाले 11 सितंबर तक नरेश गोयल से पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक गोयल पर 538 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का आरोप है, यानी कि बैंक के घोटाले का आरोप है। केनरा बैंक द्वारा इसकी शिकायत की गई है। देखिए अगली खबर, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच बारिश के कारण हुआ रद्द। अब दोनों टीमों को दे दिया गया है एक पॉइंट, यानी कि किसी भी टीम का घाटा नहीं हुआ। जी एशिया कप में बीते शनिवार को भारत पाकिस्तान का मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। देखिए अगली खबर, ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट को लेकर आई है बड़ी खबर। इस पर एसआई ने 56 दिन और मांगे हैं। वाराणसी कोर्ट में एप्लीकेशन दी है। 8 सितंबर को होगी इस पर सुनवाई। जी ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए एसआई ने वाराणसी कोर्ट से 8 हफ्ते यानी कि 56 दिन का समय मांगा है। इसके लिए एसआई ने वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है। अब 8 सितंबर को जिला जज इस पर सुनवाई करेंगे। आपको बता दें एसआई को बीते रोज वाराणसी कोर्ट में पूरी सर्वे रिपोर्ट पेश करना था। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें बीते 28 दिन से जो ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद है या जो परिसर है उसका सर्वे चल रहा था, लेकिन अब एएसआई ने यानी कि जो सर्वे कर रही है उसने 56 दिन का समय और मांगा है। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये पहले मंदिर था, इसे बाद में तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी की वजह से ये मांग की गई कि इसका एएसआई सर्वे करवाया जाए। दोस्तों आपको बता दें इस तरह के सर्वे में कई बार कार्बन डेटिंग भी की जाती है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि कार्बन डेटिंग के जरिए किसी भी चीज के बारे में ये पता लगाया जाता है कि वो चीज कितनी ज्यादा पुरानी है, यानी कि कितने हजार साल या कितने 100 साल पुरानी है। तो सर्वे होने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो उसके जरिए काफी कुछ पता चल सकेगा आखिर किस पक्ष का दावा सही है। देखिए अगली खबर, उड़ीसा के 6 जिलों में भारी बारिश और बिजली का कहर बरपा, 10 लोगों की गई जान। जी उड़ीसा में बीते शनिवार को भारी बारिश हुई। इस दौरान 6 जिलों में बिजली गिरने की वजह से 10 लोगों की जान चली गई है। विशेष राहत के आयुक्त के कार्यालय ने बताया है कि बिजली गिरने से खुर्दा जिले में 4, बोलांगीर में 2 और अंगुल बौद्ध और जगत सिंहपुर तथा ढेंकनाल में एक व्यक्ति की जान गई है। आसान शब्दों में कहें तो बीते रोज भारी बारिश की वजह से और बिजली गिर जाने की वजह से 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब दोस्तों बारिश की बात चली है तो आइए आपको लगे हाथों बताते हैं कि आज 3 सितंबर 2022 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, केरल में, आंतरिक कर्नाटक में, उड़ीसा में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ इन राज्यों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी झारखंड, उड़ीसा, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर भी आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भी दक्षिण मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और लद्दाख में हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर, इस साल दिवाली पर रिलीज होगी टाइगर 3 मूवी। सलमान खान, कैटरीना कैफ ने शेयर किया फिल्म का पोस्टर। आने वाले 7 सितंबर को इसका टीजर रिलीज किया जाएगा। जहां सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 इस साल दिवाली के मौके पे 10 नवंबर को रिलीज होगी। शनिवार को फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया गया है। फिल्म का टीजर 7 सितंबर को रिलीज होगा, यानी कि जिस दिन शाहरुख खान की जवान मूवी रिलीज होगी। फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा है। देखिए अगली खबर, दिल्ली में एआई कैमरे विदेशी मेहमानों की सुरक्षा करेंगे। G20 समिट के लिए ऊंची बिल्डिंगों पर स्नाइपर भी तैनात किए गए हैं। साथ ही में मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। जी हां, दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पे कैमरों से G20 समिट के विदेशी मेहमानों की सुरक्षा की जाएगी। हम आपको बता चुके हैं कि ये इवेंट 9 से 10 सितंबर को
होने वाला है। इस दौरान कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर ये कैमरे तुरंत सुरक्षा अधिकारी को अलर्ट भेज देंगे। इन कैमरों के समारोह स्थल और उसके आसपास के इलाकों में लगाया गया है। इनका इस्तेमाल संदिग्ध की पहचान के लिए किया गया है। साथ ही बताया गया जगह जगह पर स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। इनके सुरक्षा कर्मी बंदूकें लेकर खड़े होंगे निशाने लगाकर। वहीं बताया गया है कई मिसाइलें भी तैनात की जाएंगी ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई भी गड़बड़ होती है, कुछ भी परेशानी होती है तो ये सभी कुछ एक्टिव हो जाएंगे। देखिए अगली खबर, शक्तिकांत दास को मिला ग्लोबल टॉप सेंट्रल बैंकर का सम्मान। RBI गवर्नर को A+ रेटिंग मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। देखिए अगली खबर, राजस्थान में गांव वालों के सामने पत्नी को निर्वस्त्र यानी कि नंगा घुमाया, मारपीट करते हुए 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। अब इस पीड़िता से मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए देंगे। जी हाँ, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला सामने आया है और ये काम उसके पति ने किया है। वीडियो वायरल होने के बाद अब मुख्यमंत्री का इस पे बयान आया है कि पीड़िता को 10 लाख रुपए के साथ सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।